दोस्तों रिसेंटली देश के एनएसए अजीत डोभाल के एक बयान ने पूरे सोशल मीडिया में आग लगा दी। उन्होंने एक प्रोग्राम में भारत की शक्ति और भारत के इतिहास को बताते हुए देश के यंगस्टर्स को जगाने की कोशिश की है। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया। तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। उनके इस बयान को इस तरह से भी देखा जा रहा है जैसे भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान में अपने प्लान को हो सकता है अब अपने फाइनल फेज तक ले जाए। कुछ लोग इसको भारत की तरफ से पाकिस्तान पर युद्ध की बात भी बोल रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा स्टेटमेंट बनेगा जिसको याद किया जाएगा। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हर प्रो इंडिया बात पर देश के अंदर बैठे कुछ लोग भड़क जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। National Security Advisor Ajit Doval has raised serious concern over national security, highlighting what he called are the past lapses. लेकिन हम खतरों को पहचानने में चूके हैं। अतीत की गलतियों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। अतीत के सबक भूले तो देश का दुर्भाग्य होगा। एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने ना मंदिर तोड़े ना ही लूटे हैं। ये कहना अजीत डोभाल का बदला शब्द अच्छा नहीं। दोस्तों एनएसए अजीत डोभाल ने 10 जनवरी को नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के इनॉग्रेशन में 34 मिनट तक का भाषण दिया। अब भाषण वैसे थोड़ा लंबा है लेकिन उसकी 2 बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। अजीत डोभाल के हिसाब से यंगस्टर्स को सही डिसीजन लेने और विल पावर डेवलप करने की जरूरत है। अब इस प्रोग्राम में 3000 यंगस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपको विकसित भारत का नेता बनना है तो किसी भी क्षेत्र में हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे और ये डिसीजन लेने की क्षमता आपको अभी से डेवलप करनी होगी। अब दोस्तों वैसे तो ये काफी पॉजिटिव और काफी मोटिवेशनल स्पीच थी, लेकिन जिन लोगों की दाढ़ी में तिनका होता है उन्होंने इसको एक पर्सनल अटैक की तरह ले लिया, जैसे बदला लेने की बात उनसे ही की जा रही हो। डोभाल के बयान पर कई तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर कोट करते हुए इसे 21वीं सदी में सदियों पुरानी घटनाओं का बदला मांगना बताया गया है। उनके हिसाब से ये एक डॉग विसल है। बुद्धि के पेचेक बाउंस मारते हुए उन्होंने इसको रिलीजन से भी जोड़ा और बोला कि ये मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने का संकेत है। उन्होंने अजीत डोभाल को आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनल हेट्रेड से जोड़ दिया, जबकि ये बयान साफ रूप से भारत के हिस्टोरिकल ह्यूमिलिएशन, मंदिरों के लूट और गांव को जलाने पर सेंटर्ड थी। उनके साथ कुछ लिबरल मीडिया और विपक्षी नेताओं ने भी इसे वायलेंस एंडोर्स करने वाला बताया। अब क्लियरली ये सारा विरोध सच्चाई से भागने जैसा ही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी इस बात को पाकिस्तान का सपोर्ट भी मिला है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसे इंडियन एग्रेसिवनेस का सबूत बताया है, जबकि भारत में सेक्युलर खेमे ने इसे हेट स्पीच बोला है। जबकि कई लोगों का यह मानना है कि ये जो विरोध है वो भारत के कल्चरल रिवाइवल से जो लोग डरे हुए हैं उनकी हताशा बता रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि महबूबा जैसे नेताओं की स्टेटमेंट पॉलिटिकल लेवरेज के लिए कम्युनल पोलराइजेशन का प्रयास है और ये होता रहता है। अब दोस्तों आपने लंबे समय से देखा होगा कि जब भी कोई प्रो इंडिया बात चल रही हो तो कुछ ऐसे लोग अपना मुंह उठाए कुछ ना कुछ उनके खिलाफ बक देते हैं। उस एक सीधी सी बात को भी किसी दूसरे ही मुद्दे से जोड़कर अपनी राजनीति चमकाने वाले लोग भी आ जाते हैं। भारत के अंदर इनको ही देशद्रोही या वेस्ट एजेंट कहा जाता है। इनकी पहचान करना बड़ा आसान है। ये हर प्रो इंडिया बयान पर बावले हो जाते हैं। ये खुद मिलिटेंसी को अपने आप सपोर्ट देंगे, लेकिन भारत के सिस्टम से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शांति से इन मामलों को सुलझाए। ये वो गैंग है जो हर एंटी इंडिया स्टेटमेंट और वारदात को ह्यूमन एंगल से देखने की बात करता है, लेकिन टेररिस्ट के इन ह्यूमन बिहेवियर को देखते ही इनकी आंखें समाधि ले लेती हैं। अब ये एक जगह नहीं मिलते हैं। ये कभी लिबरल्स की जमात का हिस्सा होते हैं, कभी एनजीओ की जमात का हिस्सा होते हैं जिनको बाहर से फंडिंग मिलती है। सवाल ये है कि ऐसा ये क्यों करते हैं? दरअसल वो ये नहीं चाहते कि भारत अपने हिस्टोरिकल ह्यूमिलिएशन को कभी भूले। अगर ऐसा हो जाता तो ये उनके कम्युनल एजेंडा को सूट नहीं करेगा। सोचकर देखिए कि जिनको देश के लोगों को यह बताना है कि हम तो गुलाम ही रहे हैं, वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि भारत के लोग उस गुलामी वाली मानसिकता से ऊपर उठकर अपने कल्चरल रूट्स और प्राउड कल्चर पर गर्व करें। ये उनके उसी एजेंडा के अगेंस्ट है कि नहीं? अजीत डोभाल ने जिस कल्चरल आइडेंटिटी को दोबारा जगाने की बात कही है, दरअसल ये उसी से डरते हैं। ये सीधे उनके वोट बैंक पर खतरा है और उसे बचाने के लिए ऐसे बयान देंगे। अगर वोट बैंक कमजोर हुआ तो सत्ता के पास से उनका कंट्रोल भी कम होगा और इसी वजह से उनको फॉरेन फंडिंग मिलनी भी कम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी देश लंगड़े घोड़ों पर दांव क्यों लगाएगा? यही रीजन है कि आज सोमनाथ मंदिर और अयोध्या का राम मंदिर भी इनको खटकता है। यही वजह है कि इनका एजेंडा कभी टॉलरेंट इंडिया तो कभी नॉट माई इंडिया के स्लोगन्स पर चला जाता है। देश के इमोशनल बिहेवियर को अफेक्ट करके भीड़ जुटाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब सिस्टम उस भीड़ से लड़ता है तो उसी भीड़ को एक आइडेंटिटी ये दे देते हैं ताकि सरकार पर प्रेशर बनाया जा सके। अब यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अजीत डोभाल की बात इनके सोशल और पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को चैलेंज करती है। ये वेस्टर्न मीडिया का एजेंडा है जिसे ये लोग हाथ में उठाए घुमा करते हैं। इनको ये पता है कि अगर ग्लोबल इस्लामिक लॉबी से फंडिंग चाहिए तो ऐसी हर बात को एंटी माइनॉरिटी बोलना होगा। ये उस भावना को भड़काने का काम करते हैं जिससे देश के अंदर बवाल चलता रहे और उनकी पॉलिटिकल दुकान भी चलती रहे। वेस्टर्न मीडिया बस उसी सेंटीमेंट को चलाता है।
अब सवाल उठता है कि हमने और आपने क्या अजीत डोभाल जी के एक स्टेटमेंट के पीछे के मैसेज को समझा है? नहीं। दो बड़े एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देश के अंदर एसआईआर का विरोध करने वाली एक खास लॉबी है, अचानक से वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर बात करने लगी है, जबकि पूरा मामला लीगल है। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उनका एजेंडा ही उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, दुनिया में रेफ्यूजी क्राइसिस और इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला एक ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो है। दुनिया के सभी देशों के अंदर इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है, इसी से फंडिंग आती है और उसी भीड़ को दिखाकर ये एक ग्लोबल एजेंडा सेट करने में वेस्टर्न मीडिया की हेल्प करते हैं। अभी आप अमेरिका की ऑपरेशंस को देख लीजिए, उसके हर ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ग्लोबल मीडिया क्या दिखाता है, आपको आइडिया लग जाएगा ध्यान से देखेंगे तो। वहीं आप एक दूसरा एग्जांपल दिल्ली में देखिए, जहां इलीगल एनक्रोचमेंट हटाने गई पुलिस पर सीधे पथराव हो गए। दिल्ली में रिसेंटली अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान फैज़ इलाही मस्जिद के पास हिंसा हुई। कोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने अवैध निर्माण हटाए तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। यहां कुछ नेताओं और मीडिया के हिस्से ने इसे मस्जिद तोड़ने का एंडोर्समेंट बताया, जबकि केवल आसपास के अवैध दुकानें हटाई गई हैं। ये एलिमेंट्स कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हैं, क्योंकि एनक्रोचमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी पर कब्जा है जो नेशन बिल्डिंग को रोकता है। लेकिन फिर भी आप मीडिया को देख सकते हैं, जहां इनके विरोध में खड़े लोगों के लॉजिक ये हैं कि भले वहां इलाका सरकारी हो, लेकिन जो बस गए हैं उनको बसने दो। यही वजह है कि पूरे भारत में इलीगल एनक्रोचमेंट के खिलाफ जो मुहिम छिड़ी है, वहां पुलिस और लोगों के बीच पथराव जारी है। इमोशंस को भड़काकर दंगा फसाद फैलाना ही इन लोगों का मकसद है। डोभाल साहब का बयान बस उन्हीं आने वाली जनरेशंस के लिए है कि क्या वो ऐसे एलिमेंट्स को पहचानती हैं। बाकी लोग खुद समझदार हैं, देख सकते हैं। अब दोस्तों, एनएसए अजीत डोभाल की बातों में भारत के कल्चरल रिवाइवल की भी बात बोली गई है। वो क्यों जरूरी है, इसको आपको समझा देते हैं। कुछ ही दिनों पहले सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे हुए। साल 1026 में महमूद गजनवी ने इसे लूटा। अब दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर ऐतिहासिक काल में कम से कम 17 बार आक्रमण हुए, जिनमें से सबसे पॉपुलर मोहम्मद गजनवी का 1026 ईस्वी का आक्रमण था। लेकिन उसके बाद भी इस मंदिर को बार बार लूटा गया। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और औरंगजेब जैसे शासकों ने इस पर बार बार हमले किए। डिफरेंट सोर्सेज की माने तो उनके अनुसार लगभग 6 टन सोना लूटा गया, जिसमें मंदिर की जंजीरें जो 40 मन सोने से बनी थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। सोने चांदी के पत्थर, रत्न और गुप्त खजाना भी इसमें शामिल था। बाकी हमलों में भी अपार धन लूटा गया। अब सोचिए, जिस देश के एक मंदिर से इतना धन लूटा गया हो, वो उस इतिहास को भूल जाए, तो इससे बड़ी त्रासदी कोई हो सकती है क्या, बताइए। एनएसए अजीत डोभाल ने भी तो उसी को याद करने की बात कही है बस। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में कहा था कि सोमनाथ से राम जन्मभूमि तक का सफर भारत के आत्मविश्वास का प्रमाण है। यह सांस्कृतिक चेतना यानी कल्चरल कॉन्शियसनेस का रिवाइवल है। अब चाहे वो राम मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर का पुनरुत्थान हो, ज्ञानवापी का सर्वे हो या देश के मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करने की बात हो, ये भारत के उसी कल्चरल रिवाइवल की कहानी कह रहा है, जिससे एंटी इंडिया ब्रिगेड काफी चिढ़ता है। ये चिढ़ इस बात से नहीं है कि भारत अपने कल्चरल रूट्स में वापस जा रहा है। उनको चिढ़ इस बात से है कि जिस आइडियोलॉजिकल अफीम को चटाकर इतने सालों तक भारत के रिच कल्चरल हेरिटेज को कम आंक कर दिखाया गया और लुटेरों का महिमा मंडन किया गया, अब वो खत्म हो रहा है। वो आइडियोलॉजी अब हर जगह नकारी जा रही है। बाकी दोस्तों, आपका डोभाल जी के उस स्टेटमेंट पर क्या कहना है, उनके उस भाषण पे क्या कहना है, और ये जो पूरा माहौल इस भाषण के इर्द गिर्द बनाया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है, अपनी ओपिनियन, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।